हे एवरीवन, क्लास 11th के फ्रेश न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया था। बायोलॉजी का 2 सेशन लिया, केमिस्ट्री का 1 सेशन हुआ। यहाँ पे केमिस्ट्री का 2nd सेशन मैं ले रहा हूं। एंड कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि किसी किसी कोचिंग में या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एक एक महीने का ब्रिज कोर्स लेते हैं। देखो, वो मोस्टली मार्केटिंग वगैरह के लिए होता है, लेकिन कुछ ही बेसिक्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। बायोलॉजी में भी मैंने बताया, केमिस्ट्री में भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको आना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट 11th। इतना सफिशिएंट है। बाकी जो भी आपके 11th के टीचर होंगे, चाहे वो हमारे उड़ान बैच के हो या चाहे किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, तो वो हमेशा बेसिक से ही पढ़ाते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो जो बेसिक्स कवर होगा, इट इज सफिशियंट टू स्टार्ट योर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, बस इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ये ब्यूटीफुल सा सेशन। एंड वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। सबसे पहला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है सबशेल्स के बारे में बात करेंगे। नई चीज है, आपने पहले पढ़ी नहीं है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि सबशेल्स भी होते हैं। जो अपना मेन शेल होता है ना, KLMN शेल्स, बराबर, उनके अंदर होते हैं सब शेल्स। यस, देखिए कहानी को समझते हैं। चलो, ये आपका आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको 2 चीजें मिलेंगी, प्रोटॉन मिल जाएंगे और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हीलियम से न्यूट्रॉन्स आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। चलिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। फिर ये आपका पहला शेल, के शेल। के शेल के अंदर एक सबशेल होगा जिसका नाम है एस सबशेल। ठीक है, यहां पे चाहिए तो लिख देता हूं, एस सबशेल। ध्यान से सुनना। और ये जो एन है, के शेल का N1 होता है। एन क्या होता है पता है? इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप पढ़ोगे आगे 11th में क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ये जो एन है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के शेल का एन क्या होता है? 1 होता है। एंड कैपेसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n² का, बराबर है। तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आती है? 2 इलेक्ट्रॉन की आती है, फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। बात समझ में आ रही है? चलिए, धीरे धीरे एक एक चीज बताते जाऊंगा। ये आपका आ गया सेकंड शेल, एल शेल। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसकी भी कैपेसिटी अपन कैसे निकालते हैं? यही फॉर्मूला 2n² का इस्तेमाल करके। एंड इसकी कैपेसिटी कितनी आती है? 8 इलेक्ट्रॉन की आती है, बराबर है। के शेल की कितनी आती है? 2 इलेक्ट्रॉन की आती है। बेसिक्स मालूम है आपको? अच्छा, अब बताओ, के शेल के अंदर एक ही सबशेल था, एस सबशेल। तो एल शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर क्या क्या रहेगा आपको बता देता हूं। इसमें रहेगा एस एंड पी। एस भी रहेगा, पी भी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। चलो, तीसरे शेल की बात करेंगे। ये आ गया आपका एम शेल। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। n इज इक्वल टू 3। 2n² का इस्तेमाल करके इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी? 18 आ जाएगी, बराबर है। और इसके अंदर कौन से सब शेल होते हैं? एस होता है, पी होता है और डी होता है। ध्यान से सुनना। के शेल में सिर्फ एस था, एल शेल में एस और पी, एम शेल में एस पी डी। इतना समझ में आया? चलिए, फिर चौथा शेल आपका आ जाता है, इसका नाम है एन शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4 है। 2n², ये जो फॉर्मूला अपना होता है, इसका इस्तेमाल करके एन शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाती है? 32 आ जाएगी, बराबर है। करके देखो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, बराबर। तो एन शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 की आ गई। ठीक है, चलो, इतना तो क्लियर हो गया। एंड एक लास्ट बात, इसके अंदर कौन से सब शेल प्रेजेंट हैं? एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। एस पी डी एफ, ये 4 सबशेल एन शेल के अंदर प्रेजेंट है। चलो, अब ये सबशेल्स की क्या कहानी है? सर नहीं समझ में आ रहा है, सबशेल मतलब क्या, इसका क्या करना है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी बातें बताऊंगा। चिंता का विषय नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा रहेगा, लाइक करते जाना। ठीक है, चलिए, ईच शेल इज नाउ डिवाइडेड इनटू सबशेल्स। आइए, एक एक सबशेल की बात करूंगा। एस सबशेल, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, मजेदार बातें बता रहा हूं। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर, ध्यान से सुनना, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं।
इनके अंदर भी और ऑर्बिटल्स होते हैं। पी के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसे करके 3 ऑर्बिटल्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे। वहां तक मैं नहीं जा रहा हूं, आपको मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, डी के अंदर कितने बैठते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, और एफ सब शेल के अंदर बैठते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एकदम सिंपल बात बताई मैंने, इसमें 2 आ गए, इसमें 6, 10, 14। सब शेल्स की कैपेसिटी आपको मैंने बता दी, ठीक है। इतना याद रख सकते हो। कम ऑन, यस और नो? 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। कितने कितने का अंतर है? 4 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। इसमें 2 थे, 4 बढ़ाओगे 6 हो गए, 4 बढ़ाओगे 10 हो गए, 4 बढ़ाओगे 14 हो गए, ठीक है। 4 4 का अंतर है, 2, 6, 10, 14। इतना याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हाउ द सबशेल्स आर अरेंज्ड इन शेल्स। शेल के अंदर कैसे सबशेल अरेंज हुए हैं आपको मैंने बताया। के शेल के अंदर सिर्फ एस रहेगा, और अपन उसको 1s बोलेंगे। 1 क्यों लगाएंगे? बिकॉज के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1 है। कम ऑन, यस और नो? n इज इक्वल टू 1, तो अपन s के आगे क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं, ठीक है। फिर l शेल की बात करेंगे। मुझे बताओ इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपन इसमें 2s एंड 2p ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या बताया? l शेल के अंदर s और p होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 2s एंड 2p, ठीक है। 2 मतलब क्या? सेकेंड शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2s एंड 2p, समझ में आई बात? चलो थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। एम शेल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा n इज इक्वल टू 3, तो यहां पे एस पी डी ऐसे 3 सब शेल्स रहेंगे, मैंने आपको बताया। तो उसको आप लिखोगे कैसे? 3s, 3p एंड 3d। क्या ये सिंपल बात है? हाँ बिल्कुल सिंपल बात है। 3s, 3p, 3d, ठीक है। एंड लास्ट में एन शेल की बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? n में s p d f चारों आते हैं, तो आप 4s, 4p, 4d, 4f इस तरीके से लिखोगे। क्या आपको कहानी समझ में आई? यस और नो? सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। k के अंदर सिर्फ s, l के अंदर s p, m के अंदर s p d, n के अंदर s p d f। इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। अच्छा बता दो, s के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और के शेल के अंदर सिर्फ एस सब शेल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, ठीक है। एल शेल के अंदर अब मुझे बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 की है ना, तो 2 एस में जाएंगे, 2 और 6 पी में जाएंगे। समझ में आ गई बात? फिर एम की कैपेसिटी कितनी है? 18 की है। तो मुझे बताओ, इसमें 2 गया, इसमें 6 गया और इसमें 10 गया, क्या 18 हो गए? बिल्कुल हो गए। चलो, एन की कैपेसिटी 32 की है, इसमें 2 गए, इसमें 6 गए, इसमें 10 गए, इसमें 14 गए, कितने हो गए? क्या 32 हो गए? बिल्कुल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में डाला जाता है, शेल के अंदर सब शेल। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अभी आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं, ऑफ बो प्रिंसिपल बोलते हैं। जो सब शेल्स है ना हमारे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इन सब की एनर्जीज अलग अलग होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल के हिसाब से भरे जाते हैं। सबसे कम एनर्जी किस में होती है? 1s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? 1s में भरा जाएगा। उसके बाद 2s आता है, 2s में 2s की एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये जो सबशेल है ना, इसका भी अपना एक एनर्जी लेवल है, इसका अपना एक दर्जा है। तो पहले हमने 1s में भरा, फिर हम 2s में भरेंगे, फिर हम 2p में भरेंगे। चलो वैसे करके मैं लिख देता हूं, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d। अब मैं यहां तक d तक ही लिख रहा हूं, ठीक है, बिकॉज आगे की अपने को जरूरत नहीं है। 5d तक लिखा, 5f लिख दिया, ठीक है, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, इतना ही लिखने की जरूरत है, और आगे अपन नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब ऑफबो प्रिंसिपल क्या बताता है पता है? ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बताएगा कि सब शेल्स में पहले कौन सा भरेगा, बाद में कौन सा भरेगा, मतलब एक सीक्वेंस बताएगा। ये ऑफबो प्रिंसिपल आपको क्या बताएगा? सीक्वेंस बताएगा कि हमें किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स के अंदर भरना है। तो देखो, सबसे पहले 1s में गया, ठीक है, उसके बाद अपन डालेंगे 2s में। एरो बनाने अपने को, डायगोनल एरो। अब देखो ये एरो बना रहा हूं मैं ऐसे। चलो तो पहले 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा, फिर 3s में भरा। समझ में आ गई बात? अभी देखो एक और एरो बना रहा हूं ऐसा।
तो 3s के बाद किस में जाएगा? 3p। 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, 3p के बाद 4s में जा रहा है। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद ये एरो आ गया 3d, फिर 4p, फिर 5s। आपको चाहिए तो मैं इधर लिखते जाऊं, ऊपर सीक्वेंस लिखते जाऊं तो आपके लिए आसानी होगी। चलो मुझे एक बात बताओ, पहले आपने किस में भरा? 1s में भरा, फिर आपने 2s में भरा, फिर 2p में भरा, फिर 3s में भरा, फिर 3p में भरा, उसके बाद आपने 4s में भरा, बाद में 3d में जाएगा, बिकॉज 3d उसकी जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है। तो पहले 4s भरता है, बाद में 3d भरता है। ठीक है, 3d के बाद कौन है? 4p। उसके बाद कौन है? 5s। चलो इसके बाद क्या आएगा? ऐसे डायगोनल बनाओ, तो इसके बाद क्या सीक्वेंस आ जाएगा तुम्हारा? अपन ने कहां तक भरा? 5s तक भरा, फिर लिखेंगे 4d, 5p, 6s। इस तरीके से हम ऑफ बो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल के अंदर भरते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में लिखने आएगा तो आपने पहले ये ऑफ बो प्रिंसिपल का ये जो सिंपल सा डायग्राम है ये आपने बना के लेना है। ठीक है, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? चलो इरेज कर देते हैं इसको। कहानी बड़ी सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 1s लिखा, उसके नीचे 2s लिखा, उसके नीचे 3s लिख दो, इधर 4s लिख दो, 5s लिख दो, 6s लिख दो, 7s लिख दो। ठीक है, चलो 1s के बाद कुछ नहीं आएगा, 2s के बाद क्या आएगा? 2p, यहाँ 2p लिखा, यहाँ 3p लिख दिया, 4p लिख दिया, 5p लिख दिया, 6p लिख दिया, 7p लिख दिया। ठीक है, फिर 3s इधर आ जाएगा, 3d, उसके नीचे 4d, 5d, 6d लिख भी दोगे ना चलेगा यहां तक। ठीक है, फिर यहां पे अपन ने लिखा 4f, 5f। इतना लिखने की जरूरत है आपको बस। और बाद में क्या करना है? फोर्थ वाले में f तक लिखा, फिफ्थ वाले में f तक लिखा। ठीक है, आगे लिख भी दोगे तो चलेगा, आगे लिख भी दोगे ना, समझो आपने यहां पे 6s भी लिख, 6f लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब एरो मारते जाओ, ये एक आ गया, ये दो आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसे 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 ऐसे, बस यहां तक 6f आपका यूज होने नहीं वाला है यहां पे, तो उसको हटा देंगे। समझ गया कैसे लिखते हैं? और सीक्वेंस समझ गया किस तरीके से भरना है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इरेज कर दो इसको। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से अपन ऑफ बो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सीक्वेंस समझ में आता है कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे और फिर किस में बाद में भरे जाएंगे, एनर्जी लेवल के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो इसका इस्तेमाल करके अब हम यहां पे देखो, ये आपका ऑफ बो प्रिंसिपल आ गया, ऑफ बाओ प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, स्कैंडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो कार्बन में आप क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे, सबसे पहले 1s आएगा, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ऊपर 2 लिखा हुआ, 1s स्क्वायर नहीं है, 1s2 ऐसे बोला जाएगा इसको। कैसे बोलना है? 1s2। फिर आपने लिखा 2s, s में कितने जाते हैं? 2 ही जाते हैं ना, 2s2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4 होती है, बराबर है। एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,4। तो अब मुझे बताओ, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, तो 2p में कितने जाएंगे? 2 ही जाएंगे ना, 2p में 2 ही जाएंगे। तो हो गया कि नहीं? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2,4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कार्बन का लिखा जाएगा। ठीक है, सोडियम का बता दो। इसका होगा 2,8,1। यस और नो? कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1s2। ठीक है, फिर हमने लिखा 2s2, फिर 2p6, 2p भी भर जाएगा पूरा। फिर आप 3s में जाओ, वहां पे आपको मिलेगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 3s1। तो मुझे बताओ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, और तीसरे में 1। 2,8,1 हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब नीचे की बात करो, क्लोरीन में क्या हो रहा है? 2,8,7 इस तरीके से है। तो इसको कैसे लिखेंगे?
आपने लिखा 1s2 2s2 2p6, यहां तक सब बराबर था। फिर आपने लिखा 3s2, 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है, और 3p में आप भरोगे 5। तो अब मुझे बताओ, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, और तीसरे शेल में कितने आ गए, 7 आ गए। 3s और 3p भरता है, 3s2 3p5, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। समझ में आई बात, किस तरीके से भरना है। स्कैंडियम की बात करेंगे, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है पता है, ये होता है 2,8,9,2, ऐसा होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, बड़े मजेदार बात है। और इसके बाद होमवर्क भी दूंगा आपको क्या क्या करना है। अब देखो, इसमें लिखा 1s2, यहां तक बात ठीक है। हमने लिखा 2s2 एंड 2p6, यहां तक भी बात ठीक है। इसके बाद अपन ने लिखा 3s2 और 3p6। अब मुझे बताओ 3p के बाद क्या आता है। ऑफबो प्रिंसिपल में देखो, यहां पे ऊपर आ जाओ, 3p के बाद आप 4s भरते हो, नहीं भरते? देखो बताओ, 3p के बाद आप क्या भरोगे, 4s भरोगे। तो अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे आपने डाला पहले 4s2, और बाद में 4s के बाद आप क्या भरते हो, 3d भरते हो। 4s के बाद आप 3d भरते हो। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और वो कहां जाएगा पता है, वो जाएगा 3d1। इस तरीके से लिखनी है आपको, ठीक है। अब देखो मजेदार बात, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका तीसरा शेल है, 3s2 3p6 3d1। लेकिन पहले 4s2 लिखेंगे, 3d1 बाद में लिखेंगे एनर्जी लेवल के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो इनका कुल मिला के कितना हो गया, इसका और इसका मिला करके 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। और ये आपका फोर्थ शेल का 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2,8,9,2 इस तरीके से कहानी बनती है। चलो, तो होमवर्क में आप क्या क्या लिखोगे, आपका जो डी ब्लॉक है उसका जो फोर्थ शेल है, मतलब स्कैंडियम के आगे जो भी आता है, क्या क्या आता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन पे को नी कॉपर जिंक। चलो, इसका आप लोग ट्राई करना, हर बार आपका शायद सही नहीं आएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं आएगा, बट एक बार ट्राई करके देखना। स्कैंडियम का तो अपन ने लिखा 21, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21, 22 23 23 24 25 26 27 28। ठीक है, ये बेसिक ऑफ बो प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना तो बराबर आ जाएगा आपका, दिक्कत की कोई बात नहीं है, करके देखना, ठीक है। चलो, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जिंक का कितना है, कॉपर का कितना है, 29, और जिंक का 30, फेकोनी कॉपर जिंक, ठीक है। चलो, तो बस इसी तरीके से लाइव में भी पढ़ना है ना आपको, लिमिटेड स्टूडेंट्स के अंदर, लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच में, ठीक है। तो ये उड़ान 4.0 आपके लिए बेस्ट है। बोर्ड की प्रिपरेशन, 11th की 12th की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी डिटेल में, और MHT CET के ऊपर अपना फोकस रहेगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे साथ साथ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बच्चे कम रहेंगे, इंडिविजुअली अटेंशन मिलेगा, एंड एक पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सारी बातें आपको फटाफट बता दूंगा क्या क्या देखने मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में लाइव इंटरैक्टिव क्लास, क्लास के अंदर भी आप अपना हाथ उठा करके टीचर से डायरेक्टली बात करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके कमेंट भी दिखते हैं तो टीचर कमेंट पढ़ के भी आपका डाउट क्लियर करता है। हाथ उठाकर बात करना, इसको बोलते हैं रेज अ हैंड, हाथ उठाकर बात करो, ठीक है, डायरेक्टली टीचर से बात करो। टेस्ट सीरीज में भर भर के हजारों एमसीक्यूज की हमारी क्वेश्चन बैंक है जो आपको दी जाएगी, लेक्चर में भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एंड सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर्स दिया जाता है, चैप्टर वाइज पेपर होगा, कॉम्बिनेशन टेस्ट होगी, प्रीलिम की एग्जाम होगी, सेमिस्टर की एग्जाम होगी। तो ऐसे सारे आपको पेपर्स दिए जाएंगे, उनका आपको सॉल्यूशंस भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली, कोई भी डाउट है तो आप हमारे स्पेशल नंबर होता है, फोन नंबर, इसके ऊपर कॉल करोगे, टीचर डायरेक्टली
अब जैसे आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो मेरे फोन नंबर पे कॉल करोगे, मैं आपसे बात करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। वैसे आप हमारे किसी भी टीचर को कॉल करके डायरेक्ट अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आ जाता है मेंटरशिप में। एंड सिर्फ डाउट की बात नहीं है, कोई भी गाइडेंस है, कोई दिक्कत है, मेंटरशिप है, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे करेंगे। बात कर सकते हो आपके टीचर के साथ आप। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अगर कोई क्रैश कोर्स आता है तो उसका एक्सेस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खजाना, पिछला जो बैच अपना हुआ उसके जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लास्ट बैच के नोट्स हमने दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड एग्जाम के पहले रिवीजन अपना किस पे करते हैं, अपन जूम पे करेंगे। ठीक है, जूम पे अपना रिवीजन रहेगा एग्जाम के पहले। ठीक है, बाकी जो गाइडेंस सेशंस भी होते हैं, मेंटरशिप सेशंस, ये भी अपने जूम पे रहेंगे। देखो, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या मिल गया, आईवीआर नंबर, अपने टीचर को डायरेक्टली वन ऑन वन कॉल करके बात कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग अपनी कहां पे करते हैं, अपन जूम पे करते हैं। इसी के साथ साथ डाउट क्लियरिंग के साथ गाइडेंस सेशन हो गए, मेंटरशिप सेशन हो गए, ये भी हम जूम पे करेंगे इंडिविजुअली बच्चों से बात करके। ठीक है, तो कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर हैं अपने एजुकेशनल काउंसलर के, इनको पूछ सकते हो। कोई भी बात करनी है बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अपना सबशेल्स का कंसेप्ट, ऑफबो प्रिंसिपल का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जो चार्ट था ऑफबो प्रिंसिपल का, वो कैसे बनाना है आपको याद आ गया, 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F, लिखते जाना है बस, 5S 5P 5D 5F 6S 6P 6D 7S 7P, इतना इनफ है। और फिर बस लाइन मारते जाओ, आता ना लाइन मारने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। फट से आप अपने पेपर में पेंसिल से बना सकते हो एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबशेल्स का। एंड चलो कोई नहीं, इतना समझ में आया आपको सबशेल्स। अब थोड़ा बेसिक है ये अपने को ऑलरेडी पता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर दें एटम के न्यूक्लियस में तो वो अपने को क्या मिल जाता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर उसको जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक दूसरा कंसेप्ट है। देखो, 2-3 कंसेप्ट आते हैं। एक होता है एटॉमिक मास नंबर, विच इज नथिंग बट एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बस P प्लस एन कर दोगे तो मास नंबर मिल गया। क्या मिल गया, मास नंबर। दूसरा कंसेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है सर, देखो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, फटाफट बता दूंगा। इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड नॉट इजी टू मेजर। एटॉमिक मास को मेजर करना आसान नहीं है। तो 1961 की बात है, आपका जो IUPAC था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी भी एटम को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया। मतलब, एक मिनट, कोई भी एक एटम ले लो, हाइड्रोजन ले लो फॉर एग्जांपल, इसको क्या किया, कार्बन 12 का जो अपना एटम होता है C12, जिसका एटॉमिक मास 12 है कार्बन का, उसके साथ कंपेयर करके एक रिलेटिव मास निकाला गया। कैसे निकाला जाएगा आपको बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम एज द स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 को इन्होंने क्या बोला, स्टैंडर्ड बोला। और दूसरे किसी भी एटम का जो मास होगा वो इसके कंपैरिजन में निकाला जाएगा, इसके रिलेशन में निकाला जाएगा। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और ये सब कब हुआ था, 1961 में हुआ था और IUPAC ने किया था। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बताता हूं। चलो, मान लो आप फ्रूट खरीदने गए, फ्रूट की गाड़ी पे गए हो और आपको 1 किलो फ्रूट लेना है या 2 किलो फ्रूट लेना है, तो उसके लिए वो एक वजन होता है, मेटल का वेट होता है, 1 kg का, 2 kg का, हाफ kg का वेट होता है। मान लो फ्रूट वाले के पास वो वेट नहीं था, वजन जो होता है ना 1 kg 2 kg, वो उसके पास नहीं था। तो क्या किया उसने, ध्यान से सुनना, उसने तराजू ले लिया और उसने एक तरबूज लिया। इस तरबूज को उसने बोला स्टैंडर्ड, इसको क्या माना, स्टैंडर्ड। और इस तरबूज के उसने 12 टुकड़े कर दिए। तरबूज को वो
फ्रूट वाले ने क्या बोला कि इस तरबूज के अंदर 12 फ्रूट मास यूनिट्स हैं, ठीक है। तरबूज के अंदर क्या है, 12 फ्रूट मास यूनिट हैं और इसके अपन ने 12 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा जो रहेगा उसको मैं 1 फ्रूट मास यूनिट कहूंगा। कहानी समझिए, जो पूरा तरबूज था, पूरे तरबूज को क्या बोला, 12 फ्रूट मास यूनिट, ऐसा उसने मान लिया, 12 माना, ठीक है। फिर उसके 12 टुकड़े किए और हर एक टुकड़े को क्या बोला, 1 फ्रूट मास यूनिट। चलो समझ में आ गया, हमने 1 एफएमयू को डिफाइन किया पहले। फिर अपन ने एप्पल ले लिया और एप्पल को हमने इस एफएमयू फ्रूट मास यूनिट के साथ कंपेयर किया, तो क्या पता चला, एक एप्पल 1 एफएमयू के बराबर है, बिकॉज तरबूज का जो एक टुकड़ा है उसके साथ आपका जो एप्पल है वो सेम आ गया, उसका वेट सेम आ गया, मास सेम आ गया, ठीक है। तो एक एप्पल 1 फ्रूट मास यूनिट के बराबर मिला। चलो फिर अपन ने इधर लिया एक पपाया, पपाया 2 फ्रूट मास यूनिट के बराबर मिला, कंपेयर करने के बाद पता चला। फिर हमने ले लिया एक खरबूजा, खरबूजा 4 फ्रूट मास यूनिट के बराबर मिला। और फिर हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक बड़ा सा पाइनएप्पल ले लिया, और पाइनएप्पल के अंदर कितने फ्रूट मास यूनिट बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो पाइनएप्पल था वो 8 फ्रूट मास यूनिट के बराबर आया। समझ में आ गई बात, कंसेप्ट। अब यही कंसेप्ट अपन कार्बन के साथ लगाएंगे। कार्बन 12 को क्या माना, स्टैंडर्ड माना। कार्बन 12 का हमने क्या बोला, उसके अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब C12 क्या है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, कार्बन 12। और उसके बाद में हमने कर दिए 12 टुकड़े, तो एक जो टुकड़ा है उसका, उसको अपन ने बोला 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड ये जो AMU है ये पुराना टर्म है, ठीक है, AMU इज अ ओल्ड टर्म। अब हम उस AMU को रिप्लेस कर देते हैं विथ 1 U। U का क्या मतलब होता है, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो फिर से कार्बन 12 जो था आपका C12, उसको क्या माना, स्टैंडर्ड माना। और उसका हमने क्या बोला, कार्बन 12 के अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, 12 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ओल्ड टर्म है तो अब यूज नहीं किया जाता, उसके जगह पे अपन क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। यू का मतलब है यूनिफाइड मास। समझ में आ गई बात। अब ये आपका 1 U, यू मतलब क्या, यूनिफाइड मास, ठीक है। चलो अब इसको अपन कंपेयर करेंगे अलग अलग एटम्स के साथ। हमने ले लिया हाइड्रोजन, क्या पता चला, हाइड्रोजन 1 U के बराबर आया उसका मास, तो हाइड्रोजन इज 1 U। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आया। चलो फिर अपन ने ले लिया हीलियम, तो हीलियम 4 U के बराबर आया, 4 यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मिला, ठीक है, 4 टुकड़े के बराबर मिला। फिर यहाँ पे क्या ले लिया, लिथियम ले लिया, तो लिथियम अपने को 1 2 3 4 5 6 7 यूनिफाइड मास के बराबर आया। फिर देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, एटॉमिक नंबर इज 3, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 7। नाइट्रोजन का कितना आया, बहुत सारा है, 14 है, एटॉमिक नंबर कितना, 7। नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, लेकिन उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। समझ में आया, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के उसके रिलेशन में हमने बाकी सारे एटम्स का मास निकाला, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो दो कंसेप्ट समझ लिया हमने, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड रिलेटिव एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के साथ रिलेट करते हैं और निकालते हैं। समझ में आ गई बात। अब आइसोटोप क्या होते हैं ये अपने को पता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे एटम आइडेंटिफाई किए गए हैं, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो अपना न्यूक्लियस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर अलग है, मतलब न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो चेंज होता है। जैसे यहां पे एग्जांपल ले लिया अपन ने, प्रोटियम। मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी एलिमेंट को जब लिखते हैं तो ये उसका सिंबल है, और यहां पे हम उसका एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, और यहां पे अपन उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए
प्रोटियम कहा जाता है। जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना, नॉर्मल सादा वाला, सादा डोसा, मसाला डोसा नहीं, सादा डोसा, सादा हाइड्रोजन, उसको कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, जैसे उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन एटॉमिक मास नंबर 1 रहेगा, एटॉमिक नंबर भी 1 रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स इट, उसको कहेंगे प्रोटियम, सादा हाइड्रोजन। फिर उसका दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम। उसमें आपको दिख रहा है एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर सेम है, बराबर। इसको अपन ने कैसे लिखा है, यहां पे H लिखा है, एटॉमिक नंबर 1 ही है, उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर कितना है, 2 है। समझ में आया, ये हो गया ड्यूटेरियम, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक है, और ट्रिटियम, उसमें प्रोटॉन एक ही है लेकिन 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो देखो H लिखा, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हो गया ट्रिटियम। तो ये आपके आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम, सिंपल इधर लिख देंगे, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर। चलो और एक एग्जांपल ले लिया कार्बन का। कार्बन के भी आपको क्या मिलते हैं, 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये आपका सादा कार्बन है, और बाकी कार्बन 39, कार्बन 14 ये उसके दूसरे आइसोटोप्स हैं। कार्बन 14 कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये अपन ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर था ना, उसमें कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट आता है। तो कार्बन 14 कैसा है, रेडियो एक्टिव। चलो मुझे बताओ, कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो 6 ही है ना, इधर भी एटॉमिक नंबर 6 है, इधर भी एटॉमिक नंबर 6 है। अब यहां पे 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यहां पे 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है एंड अलग अलग आइसोटोप बन रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, सिंपल। चलो फिर आता है एवरेज एटॉमिक मास, एक और कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया मजेदार कंसेप्ट है, ये तीसरा कंसेप्ट। ठीक है, तो 3 प्रकार के एटॉमिक मास हम पढ़ रहे हैं। एक तो एटॉमिक मास नंबर पढ़ लिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, कार्बन 12 के साथ रिलेट करके, कंपेयर करके। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब है, इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। मतलब सारे आइसोटोप्स को भी कंसिडर करके उनका एक एवरेज निकाला जाता है, उसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं बताता हूं, देखो जैसे हमारे अर्थ पे, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पे, धरती पे जो आपका सादा कार्बन है, सादा वाला कार्बन 12, उसका अपन ने एटॉमिक मास, यूनिफाइड मास कितना बोला है, 12 बोला है। ठीक है, और उसका रिलेटिव एबंडेंस का मतलब क्या है कि हमारे धरती पे वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, 98.892% कार्बन 12 हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। फिर कार्बन 13 की बात करेंगे, ये अपना आइसोटोप आ गया, उसका एटॉमिक मास, यूनिफाइड मास कितना है, 13.00335। ठीक है, 13 है, और वो कितना परसेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, 1.108% है। और कार्बन 14 ये कौन है, रेडियो एक्टिव है, उसका एटॉमिक मास अपन ने कितना बोला है, ये क्या है ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, 14.00317। और उसका एबेंडेंस हमारे धरती पे कितना परसेंट है, 2 इंटू 10⁻⁻10। तो अब तीनों को कंसिडर किया जाएगा और तीनों के मास का एक एवरेज निकाला जाएगा एंड उसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल। देखो मेरे को बताओ, ये आपका कार्बन 12 का मास, ठीक है, अपन ने क्या लिखा, मास लिखा, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज, कितना परसेंट है, 98.892 अपॉन 100। मतलब क्या है, ये परसेंट है ना, 98.892 अपॉन 100, ये उसका परसेंटेज हो गया। मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट, प्लस कार्बन 13 का मास कितना है, 13.00335, ये उसका मास है, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज कितना है, 1.108 अपॉन 100, ये उसका परसेंटेज हो गया, प्लस कार्बन 14 14.00317,
ये इसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज 2 इंटू 10 टू द पावर -10/100। तो अब ये कुल मिला के हिसाब लगाओ, करो हिसाब, बैठ के टाइम पास करो आप। तो एवरेज एटॉमिक मास इसको सॉल्व करके आपको मिलता है 12.011 यूनिफाइड मास। तो यह आता है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, जहां पे हम सारे आइसोटोप्स को कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग ऑल आइसोटोप्स। चलिए समझ में आई बात, वेरी क्लियर। क्लोरीन का कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही मजेदार। चलो एक एक बात बता देता हूं। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक का एबंडेंस 75% है और एक का 25% है। तो देखो ये वाला कौन सा है, ये आपका क्लोरीन बता रहा हूं आपको, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17 और इसके अंदर 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, मतलब 35। एटॉमिक मास नंबर कितना है, 35 है, ठीक है ना। और दूसरा वाला देखो, एटॉमिक नंबर 17, इसमें 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका कितना हो गया, 37 हो गया। एटॉमिक मास नंबर कितना है, 37, ठीक है। यस और नो। तो ये दो आपके आ गए। अभी आपको क्या करना है, मास इनटू परसेंट। तो अपन ने लिखा पहले का 35, इसका कैलकुलेशन दिया नहीं दिया, 35 इंटू 75/100, ठीक है, प्लस इसको चाहिए तो बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, 25 नहीं, कितना आ गया, 37 इंटू 25/100, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद मुझे एक बात बताओ, चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.75, तो 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, और इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो कर लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाए। कैलकुलेटर किधर है मेरा, तुम लोग भी करो बैठ के कैलकुलेट, कितना आता है बताओ। 35 इंटू 0.75, ठीक है, इसका क्या आया, 26.25, 26.25 प्लस 37 इंटू 0.25, 9.25, 9.25, तो कितना आ गया, 26.25 प्लस 9.25, इट इज 35.5, 35.5। तो ये क्या है, ये अपने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो अब तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी देखो ये वाला होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, नियॉन की बात कर रहा हूं, उसके 3 आइसोटोप हैं, 20, 21, 22। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और 3 आइसोटोप हैं, एटॉमिक मास 20, 21, 22, और उनका नेचुरल एबंडेंस भी दिया हुआ है। अब एक काम करो, 19.99 ये इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको अपन, आपको चाहिए तो आप राउंड फिगर कर दो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 20 मान लो, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 21 मान ले, ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेटली 22 मान ले। तो इसका कैलकुलेशन कैसा बनता है, 20 इंटू 90.92/100, ठीक है, इसको ऐसे डाल दो, प्लस 21 इंटू 0.26/100 प्लस 22 इंटू 8.82/100। इसका कैलकुलेशन लगाओ एंड कमेंट में आंसर इसका बताना मेरे को। अगर जो भी बच्चा देख रहा है इस कैलकुलेशन का आंसर कमेंट में डालेगा, आई विल हार्ट द कमेंट एंड आई विल पिन द कमेंट, ठीक है, कमेंट को पिन कर दूंगा, आंसर डालोगे आई विल पिन द कमेंट, ठीक है। चलिए, तो अपन ने 3 कंसेप्ट पढ़े। अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने एटॉमिक मास नंबर पढ़ा विच इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसमें हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, और ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में आ सकती है, ये वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, ये होल नंबर रहेगा, होल नंबर,
ठीक है, समझ में आ रही बात। आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो कैसा रहेगा, हमेशा होल नंबर रहेगा, उसमें डेसिमल नहीं रहेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको डेसिमल में मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा उसमें डेसिमल रहेगा। एंड एवरेज एटॉमिक मास क्या है, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ सारे आइसोटोप्स को कंसिडर करके उसका एवरेज निकालना है। क्या करना है आपको, मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट करना है और ऐड कर देना है सबको, ठीक है, तो आपका एवरेज एटॉमिक मास आ गया। समझ में आया तीनों कंसेप्ट। चलो फटाफट आगे चलेंगे। आइसोबार्स बहुत ही सिंपल है, जैसा आइसोटोप था उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग था। यहां पे क्या होगा, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर अलग रहेगा। देखो एग्जांपल बहुत ही सिंपल, ये कौन है मेरे को बताओ पहले तो। 18 प्रोटॉन आपको दिख रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 18, मतलब कौन, पोटेशियम। पोटेशियम तो 19 होता है, सॉरी, ये आपका आ गया आर्गन, ये आर्गन हो गया। चलो फिर यहां पे 20 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 20 इज कैल्शियम। कैल्शियम, अब ध्यान से सुनना, अब इसमें ये आपका आर्गन और ये कैल्शियम, ठीक है। 18 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, कितना हो गया, एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 40 हो गया। और कैल्शियम में भी 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो इसका भी एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो व्हाट आर आइसोबार्स, atoms of different element with different atomic number which have the same mass number, they are known as isobars। समझ आ गया। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर अलग है, तो इनको अपन आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। चलो लास्ट में आता है मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं, अलग अलग एटम्स के मास को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सारे एटम्स का मास आपको जोड़ना है। चलो एग्जांपल ले लिया अपन ने CO2। बाय द वे, एक मिनट, मैंने यहां पर अलग अलग एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं, वैसे तो डेसिमल में आते हैं, लेकिन अपन ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ है। ऑक्सीजन का, कार्बन का तो 12 ही होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, लेकिन अपन ने 16 ले लिया। हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, लेकिन अपन ने होल नंबर्स ले लिए हैं जस्ट टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 लिया हुआ है, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ है। तो चलो कार्बन का कितना है, 12 है, तो अपन ऐड कर देंगे 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2। इसका आंसर कमेंट में डाल देना, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है प्लस 16, कमेंट में डाल देना। अब यहां पे 6 कार्बन है, तो 12 इंटू 6 प्लस 5 हाइड्रोजन, 1 इंटू 5 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, कमेंट में डाल देना इसका आंसर। और H2SO4 का अपन यहां पे सॉल्व करते हैं। H2SO4 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का कितना है 32 प्लस 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन आ गए, तो इसका भी आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, वेरी सिंपल। फॉर्मूला मास क्या होता है, आपको पता है, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, उनका अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होता है। जैसे वाटर का H2O एक एक मॉलिक्यूल अलग है, CO2 का एक एक मॉलिक्यूल अलग है। और इसके पहले भी अपन ने क्या क्या देखा, जैसे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। या फिर एक और एग्जांपल ले लिया अपन ने C6H12H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर, कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है ना, कोई सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। सो फॉर्मूला मास किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट फॉर्म डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं बनते। जैसे मैं अगर NaCl की भी बात करूं, NaCl,
ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं NaCl। एक्चुअली में जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो कैसे रहेगा, Na+Cl-, 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 इस तरीके से चलते जाएगा ये, और इसके नीचे भी Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, इस तरीके से। तो पूरा ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है ऑफ आयॉन्स, बस आयॉन्स चिपके हुए रहते हैं अलग अलग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे पूरा ये एक क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिस्टल। तो इसमें अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl है, आपको कुछ नहीं जोड़ देना है, सोडियम को और क्लोरीन को जोड़ दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मास मिल जाएगा NaCl का। फिर कैल्शियम सल्फेट, यहां पे कैल्शियम कितना है, 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, सल्फर का 32 और 16 × 4 ऑक्सीजन का। कमेंट में बता देना, इसका भी 23 + 35.5, कमेंट में बता देना। समझ में आया आपको, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? फिर से थोड़ा इसको और चाहिए तो इलैबोरेट कर देता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, Na+ आ गया, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर नीचे वापस Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और पूरा 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको अपन क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, LATTICE, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चल, तो यहां अपन क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास की यूज करते हैं। एंड एक लास्ट कंसेप्ट अपन पढ़ लेंगे, मोल कंसेप्ट। सर ये क्या फोटो है, ये एक एनिमल है, इसका नाम भी मोल है, ऐसे ही मस्ती करने के लिए मैंने मोल कंसेप्ट, तो एनिमल का भी फोटो चिपका दिया। लेकिन क्या होता है मोल, देखो ध्यान से सुनना, लास्ट कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, व्हाट इज 1 मोल? मॉलिक्यूल तो समझते हो ना, H2O CO2 मॉलिक्यूल समझते हो, लेकिन मोल का मतलब क्या है? इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। नहीं समझ में आया? और चलो रुको जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ले लिया हाइड्रोजन H2, मुझे बताओ इसका H2 इज अ मॉलिक्यूल ना, ये क्या है मेरे को बताओ, मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, 1 + 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 रहेगा, 2U बराबर। इसी को अगर मैं, ये जो मॉलिक्यूलर मास है, सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं ग्राम्स में लूंगा, किस में लूंगा, ग्राम्स में, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, इसको कहते हैं मोल। चलो एक और एग्जांपल ले लो, सोडियम ले लो फॉर एग्जांपल, सोडियम Na, उसका एटॉमिक मास कितना है, 23U। इसी को अपन ने अगर 23 ग्राम्स ले लिया, एटॉमिक मास को ग्राम में लिया, तो इसको कहेंगे 1 मोल। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में लिया जाए तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। चलो ठीक है, समझ में आई बात? और एक एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसको अपन कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, उन्होंने बताया था ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल में रहेंगे। मतलब चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक मास कितना है, अच्छा यहां पे एटम की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल हाइड्रोजन, नुस्ता H2 नहीं ले रहा हूं, सिर्फ H, एटम, तो उसका एटॉमिक मास क्या है, 1U। तो उसी को मैं अगर ग्राम में लेता हूं तो 1 मोल क्या रहेगा, 1 ग्राम। और इस 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया H2, ठीक है। चलो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 2 यूनिफाइड मास 2U, उसी को ग्राम में लिया
तो 1 मोल क्या होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आई? चलो उसी तरीके से आइए एक 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन विल वाइंड अप। चलो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास O2 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सिंगल ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूलर मास 32, उसी को ग्राम में ले लिया तो 1 मोल इज 32 ग्राम। तो उस 32 ग्राम में हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी O2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितने रहेंगे 32 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया? पानी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या है 18, कैसे पता चला 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन प्लस 16, 2 प्लस 16 18 आ गया, इसी को ग्राम में ले लिया 1 मोल इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में हाउ मैनी H2O molecules will be there 6.022 into 10 to the power 23। समझ में आया? CO2 की बात करते हैं। 12 प्लस 16 इंटू 2 टोटल आ गया 44, मॉलिक्यूलर मास 44 है, उसको एक ग्राम में ले लो 1 मोल इज 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम में हाउ मैनी CO2 molecules are there, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 10 टू द पावर 23। कंसेप्ट समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट आपको बताया, मोल कंसेप्ट क्या होता है। 1 मोल इज व्हाट इज 1 मोल, इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिया जाएगा उसको कहते हैं 1 मोल। तो बस इसी के साथ आज का सेशन यहां पे समाप्त करते हैं। सारे बेसिक्स कवर हुए हैं, इसके बाद आप 11 स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए कोई और कंसेप्ट आपको सीखना है समझना है तो कमेंट में बता देना, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र।